अस्सलाम वालेकुम। आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। वो लोग भी जो यहाँ पे मौजूद हैं फिजिकल में भी हमारे साथ, आई होप कि आप लोगों ने ईद आप लोगों की अच्छी गुजरी होगी। चलें जी, सारा आगे हैं, इंशाल्लाह हम सेशन का आगाज करते हैं। आप सिविल और क्रिमिनल लिटिगेशन कर रहे हैं और आगे से आपका दिल है कि आप टैक्स पे इसके अंदर सिविल क्रिमिनल लोअर कोर्ट हाई कोर्ट लोअर कोर्ट आप तो 8 बजे उठ के जाते हैं, फिर 8 बजे उठ के जाते हैं सुबह। ये तो रात वाला काम है, 24 घंटे कैसे काम करेंगे? इसमें तो पार्ट टाइम भी करना है, तो 8 बजे वाला उठ के जाने वाला बंदा सुबह से उठे होंगे, रात तक किस तरह करेंगे? इधर तो 4 बजे क्लाइंट ने आना शुरू करना है। ऑनलाइन फिर अगली बात यह है कि वो क्लाइंट को पिंच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा भाई। तो अभी जमाना तालिब इल्म में है ना, इधर तो टाइम बहुत होता है, टाइम बहुत होता है। तो फिर आपने क्या सोचा? अब बात समझ आ रही है। आप कह रहे हैं फिर 8 बजे उठना छोड़ देंगे। अगर ये समझ आती है तो फिर आप 11 बजे उठा देंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इधर आपने मेन लिटिगेशन के लिए आपने कह रहे हैं कि हम लिटिगेशन को देखें कि फाइलिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि इसके अंदर जो मेन चीज होती है हमारी, कोई भी चीज है अगर आपने टैक्सेशन को देखना है तो इब्तदा कहां से होती है? इब्तदा होती है ट्रांजैक्शन से। एक्चुअल में आपने कोई काम करना है, आपके क्लाइंट ने इन शॉर्ट जो ट्रांजैक्शन की है, जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, सेल की है, परचेज की है, उस चीज का है, उस चीज की रिकॉर्डिंग अकाउंटेंट करता है। उस रिकॉर्डिंग के ऊपर डिक्लेयर्ड वर्जन बनता है और टैक्सेशन के कुछ कवानीन होते हैं जिसको मद्देनजर रख के आपके क्लाइंट ने ट्रांजैक्शनें करनी थी। अगर उसकी उन तवज्जो हट गई है उन नरेशन से, उन प्रोविजन से, तो क्या होगा? उसकी कुछ इंप्लीकेशन आएंगी और उन इंप्लीकेशन को कम से कम माइंड से सोच के, मसलन छोटी सी इंप्लीकेशन ये बता दें कि आपने सैलरी देनी थी 32,000 से ऊपर थ्रू बैंकिंग चैनल। आपने क्या किया? 50,000 एक बंदे को कैश में पकड़ा दी। एनुअल ऑडिट निकला, चीजें स्क्रूटनाइज की, चीजों को देखा तो आपको पता चला यार ये तो दिसरा हो गया। इसका मतलब है इसमें तो 45% टैक्स लायबिलिटी चार्ज हो जानी है। अगर 45% टैक्स लायबिलिटी चार्ज होगी तो मैं इसको मैनेज कैसे करूं? आपके माइंड में क्या आया? तो करोगे क्या? लिटिगेशन तो एक फाइलिंग भी तो हो गई। देखें, डिक्लेयर्ड वर्जन को हमेशा फाइलिंग ही होती है। 50,000 का है खर्चा है, 32,000 अलाउ थी कैश में। थोड़ा सा सोचोगे तो आएगी ना, यही सोच तो आपने करना है। भाई की बात है कि इन्होंने थोड़ी जेनेरिक है, थोड़ी सी स्पेसिफिक करते तो एक अंदर डमी बंदा डाल ले, फिर कितनी होगी? 25-25, 32 से नीचे आ गया। बात समझ रहे हैं? इसी को आप लिटिगेशन का नाम देते हैं। जब वो पूछेगा कि यार 50 आपने पूरी दे दी है, उसने कहा नहीं हमने 50 नहीं दी, कैश में दी है ना, वहां कौन सा 50 का नोट है? और बैंक के थ्रू गई तो वो तो 50 पूरी जाएगी और अलाउड भी है। इसीलिए वो लिटिगेशन का है। मगर चले, आपके लिए खुशहाली ये है कि सिविल के अंदर आपका नाम है, चीजें हैं, लिंक्स है, आप इस चीज को मजीद यूज करके दूसरी तरफ से भी चीजों को कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर आप लोगों की गैदरिंग में ऐसे बंदे हैं जो स्पेसिफाइड बंदों के पास, क्योंकि हाई चार्जिंग की वजह से जाना नहीं चाहेंगे। सिविल का आपको फायदा ये हो जाता है कि सिविल में हम सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट ज्यादा कर जाते हैं, हम हर बंदे के साथ राब्ते में होते हैं और उनके मसाइल सुन रहे होते हैं और उधर से अगला बिजनेस निकल आ सकता है। जी भैया। आईटी से तो 2-3 प्रीमियम है। आईटी की तो 2-3 प्रीमियम है। आईटी बिजनेस की एक फाइलिंग करेंगे ना, दूसरा भी हमारा
एग्रीकल्चर तो एग्जाम्प्ट है। इन चीजें ना मतलब क्या हमें तो थोड़ा सा असल तौर पे आपको इस सब्जेक्ट का इंट्रो भी तो करवाना है ना आपके इंट्रो से, तो इसलिए जब तक तो पता नहीं लगेगा कि आप हर सीखना क्या जा रहे हो नहीं सर उतनी देर तक नहीं है। आईटी में तो एक सेक्शन है 150 पॉइंट एक्सपोर्ट करेंगे तो एग्जाम बताएं और क्या करना चाह रहे हैं। लोकल पे वो आपको कहते हैं रिड्यूस रेट विद होल्डिंग है, बाकी नॉर्मल टैक्सेशन कर ले। बस नॉर्मली ये इस चीज का भी आइडिया नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है तो टैक्स की करनी आदमी या अपनी सैलरी नंबर से आप क्या कि आपका माइंड एडवेंचरस है कि आप कह रहे हैं मैं फर्दर लर्निंग करना चाह रहा हूँ बीइंग आईटी स्पेशलिस्ट, बंदा कंप्यूटर से देख के आगे, क्योंकि स्क्रीन ही देखनी है ना। आप ये कह रहे हैं कि फर्दर स्क्रीन देखने का मौका मिल जाएगा, स्क्रीन है तो क्यों जी सर। सैयद सादिक हुसैन आईकॉन इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, उधर मैं सर टैक्स में काम कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से। बिल्कुल ठीक है। अपने ये नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए टैक्स में उधर क्या काम कर रहे हैं? रिटर्न्स फाइल करते हैं, बाकी काम करते हैं लाइक अ बी फाइलर आपकी जो फर्म है। ये सेल्स रिटर्न जाते हैं उनको देख रहे हैं। इनकम टैक्स का जो है 149 को उसको देख रहे हैं। जो नोटिस आते हैं वो फिर हमारे लॉयर हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके तो उसका रिप्लाई वगैरह। थोड़ा मैनेजमेंट कह रही है स्टूडेंट ज्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवा लें, क्योंकि अभी ऑनलाइन भी काफी स्टूडेंट पढ़ेंगे। चले कोई ऑनलाइन अपना कोई क्वेश्चन करना चाहे तो पूछ ले। तो आप क्या क्या करवा रहे हैं वो गाइड कर रहे हैं। हम तो जो कर रहे हैं सर हमें ये नहीं है थोड़ा टेस्ट का, स्पेशली हम आए हैं आपको ज्वाइन किया, आप क्या क्या करवा रहे हैं वो बताएं, आप क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है। भाई का क्वेश्चन ये है कि देखें हमने तो अगला कदम उठाने आए हैं, आप इंट्रोड्यूस करवाएं कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए, कि हम इसके बाद आगे से क्या कर सकते हैं। सर जो हम करने आए हैं या हम आपको बताएंगे, हमारे लिए अब भाई से इज्जत है और आप हमारे लिए मजीद चीजों को शर्फ बख्शा है, आके हम चीजों को देख आएंगे इंशाल्लाह। तो हमारा जो मकसद है आपको इधर लाने का, चीजों को करने का, उसके लिए सबसे पहले हम आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे कि बिजनेस जी तो उसके अंदर जो हमारा मकसद है वो ये है कि हम आपको एक बिजनेस एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग दें कि एक न्यू बिजनेस चाहे आप खुद कर रहे हैं या आपने किसी को एडवाइस करना है तो वो बिजनेस किस तरह करें। अब देखें बिजनेस करना तो सबके माइंड में होता है कि एक चीज ली और उसको दे दी, इससे ज्यादा तो बिजनेस नहीं होता। अब इस बिजनेस को आपने किस तरह रिकॉर्ड करना है और किस तरह रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करके इसके अंदर क्या क्या चीजें देखनी है जिसकी वजह से आपकी रिपोर्टिंग खराब ना हो, इस चीज की हम करेंगे। अब रिपोर्टिंग के दौरान जो टैक्सेशन की इम्प्लीकेशन आती है वो दो तरह की होती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेशन, एक में इसका क्वेश्चन है जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ओरिएंटेशन क्लास में भी मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रही थी लेकिन मैं नहीं पूछ पाई, और अभी आपने आई थिंक इस क्वेश्चन को एड्रेस भी किया लेकिन वो थोड़ी आवाज में डिस्टॉर्शन थी तो मुझे समझ नहीं आई। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सेल्स टैक्स को क्यों नहीं डीपली देखेंगे, हम सिर्फ इनकम टैक्स पे क्यों फोकस करेंगे, क्योंकि अगर एक टैक्स एडवाइजर का कोर्स है तो फिर तो हमें सारे ही वो टैक्सेशन का पता होना चाहिए, तो मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ। जी इसका क्वेश्चन ये है कि सेल टैक्स पर छोटा सा क्वेश्चन है, एड्रेस कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन ये है कि देखें इनकम टैक्स आपने कंप्लीट पढ़ा दिया, सेल टैक्स के 74 सेक्शन है, ज्यादा सेक्शन तो है नहीं है, तो आप उसको भी तो कंप्लीट पढ़ा दें ना। तो हम सेक्शन की हद तक कंप्लीट पढ़ाएंगे, मगर उसके अंदर जो फर्दर एसआरओज है वो चीजें हैं वो अकॉर्डिंग टू नीड जो जिस तरह क्वेश्चन आएंगे उसके मुताबिक होगा। एक प्रॉपर जियो फाइलिंग का मेथड है वो सारे का सारा आपके पास होगा,
जहां जहां आपकी इनपुट की लिमिटेशन है वो होगी, आउटपुट की आपके रेट पता होंगे, उस पर जो वर्किंग होगी वो आपको पता होगा, चीजें होंगी, मगर वो आपको ये बताना जरूरी है कि ये काफी नहीं है। इसके बाद जो अगले जहान है, क्योंकि जो जो बंदा इसमें जॉब का होल्डर होगा वो चीजों को देखेंगे और बताएंगे कि इसमें ये चीज भी है, इसमें ये चीज भी है, ये भी चीज है। क्योंकि सेल टैक्स अगर आप एक क्लाइंट होल्ड करें तो उसमें पहले आप उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर ले लें, इसकी इंप्लीकेशन बड़ी ज्यादा हो जाती है। इसलिए आपको एग्जॉस्टिव नॉलेज की मैं ग्रिड नहीं दे सकता कि जो मैंने पढ़ा दिया इसके बाद वो नॉलेज है नहीं है। इनकम टैक्स के अंदर मैं जरूर आपको ये कह सकता हूं, उसकी वजह क्या है कि इनकम टैक्स के अंदर इनकम पे टैक्सेशन है। मैं जरा तवज्जो कीजिएगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज पे इनकम पे टैक्सेशन है और एक चीज पे ट्रांजैक्शन पे टैक्सेशन है। ट्रांजैक्शन पे जो टैक्सेशन है उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, वो इतना वॉल्यूम हो जाता है कि उसको एग्जॉस्ट करने के लिए नॉलेज की और ज्यादा डेप्थ में आपको जाना होता है, क्योंकि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को देखना है। इनकम टैक्स में आपने सिर्फ प्रॉफिट्स को देखना है और प्रॉफिट के लिए जो उसको सेल में से चीजें कम कर रही है वो एक्सपेंसिव है। इसके अंदर जो इंप्लीकेशन है वो सारी समझ भी जल्दी आ जाती है, चीजें भी आ जाती है। मगर सेल टैक्स के अंदर सिर्फ ट्रांजैक्शन समझना नहीं, उसके बाद उसकी इंडस्ट्री समझना भी जरूरी होती है। जैसे फर्नेस है, अगर किसी ने फर्नेस में काम नहीं किया तो फिर उसको वो चीज नहीं समझ आएगी, मगर जिसने काम किया है तो उसको पता होगा कि सरिया होता है, बिलेट होता है, उसके अलावा स्क्रैप होता है। स्क्रैप से आप सरिया भी बना सकते हैं, स्क्रैप से आप बिलेट भी बना सकते हैं। अब बिलेट के लिए उन्होंने एक अलहदा बताया कि यूनिट इतने कंज्यूम हो गए, दूसरे के लिए अलहदा यूनिट कंज्यूम की है, और इसकी फॉर्मलाइजेशन इस तरह होनी है कि वो टोटल मीटर में से आपने जितने यूनिट आए हैं उनको अलग अलग बताने हैं। उसके पीछे पूरा लेक्चर के है, वो फिर एक आगे से पूरा एक सब्जेक्ट है। यानी एक इंडस्ट्री के लिए वो चीजें देखना, वो भी एक पूरी इंडस्ट्री है। उसके लिए भी 3 माह का कोर्स है इस तरह की स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियों को देखने के लिए। मगर कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिसके लिए सेल टैक्स की जरूरत नहीं है। मसलन पोल्ट्री फार्म है, आपकी वो है एग्रीकल्चर है, उसके लिए जरूरत नहीं है। फ्लोर है, राइस है, इसके लिए आपको जरूरत नहीं है। इधर जो इंप्लीकेशन है वो सारी की सारी इनकम टैक्स ला रहा है। सेल टैक्स में जो इंप्लीकेशन है वो सिर्फ थोड़ी सी इंप्लीकेशन है, वो कवर हो जाएगी। बात समझ आ रही है? यानी आपको ये नहीं हम बता सकते सेल टैक्स में कि जो हमने पढ़ा दिया ये मुकम्मल है। जेनेरिक सतह पे वो मुकम्मल है, मगर इन पर्टिकुलर स्पेसिस के अंदर उसमें फर्दर नॉलेज भी है। कुछ वजह से कुछ एग्जम्पशन मिल जाती है, कुछ चीजें हो जाती है, उसको भी चीजों को देखना है। वैसे सेल टैक्स पे जैसे आपको टैक्स है बिल्कुल है, मगर अगर हॉस्पिटल है 50 बेडों से ऊपर है तो आपका सेल टैक्स एग्जेम्प्ट है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते आपको कि हर चीज आपको हम एक एक बताएं कि और आपको याद करवाएं कि ये है, क्योंकि वहां लिस्ट है और 400-500 की लिस्ट है कि आपके सारे सब्जेक्ट बताए हुए हैं, ये प्रोडक्ट है, ये इस तरह होगी। उसके लिए आप जैसे सेल टैक्स का काम करना शुरू करेंगे आपको सोर्स पता होगा और आप उधर से चीजों को वैल्यूएट करेंगे, तो मेहनत करेंगे थोड़ा तो वो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। मगर अगर इसको मैं ये कह दूं कि इसी तरह कर दे सारा कुछ, तो उसका रिस्क इतना ज्यादा है कि वो कवर नहीं हो सकता। इसमें इनकम टैक्स में टेक्निकलिटीज बहुत काम है सर। नहीं, मैं कह रहा हूं इनकम टैक्स के अंदर निकालना क्या है, बात समझ गए? और सेल टैक्स के अंदर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है, बात समझ रहे? यहां आपने निकाली सेल एज पर सेल टैक्स रिटर्न। अब वो जो सेल एज पर सेल टैक्स रिटर्न है उसके अंदर कितनी एंट्री है वो लाखों में नहीं इस तरह चल रही होती है ना, एक बड़ी है। आप वही सोच लें कि अगर कोई मार्ट का सोच ले तो मार्ट की कितनी एंट्रियां हो, उन चीजों को जो है कवर करना जो है नहीं। मगर एक जेनेरिक है, अगर नीचे अकाउंटेंट काम कर रहा हो तो ऊपर आप सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे, मगर नीचे अकाउंटेंट काम कर रहा हो उस चीज को हाथ डालने की जरूरत नहीं कि आप वो एंट्रियों को भी हाथ डाल दें। अब आपने
अपने लैपटॉप में 3 टैब को जरूर ऑन कर देना। एक आपने आयरस, अब देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह बेहतर होगी कि उस तरह होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारी टोटल लेक्चर जो हमारी तरफ से इनपुट आना है वो इन 3 चीजों के अगेंस्ट घूमना है। पहली चीज जो होनी है उसको कहते हैं आयरस। आयरस वो फॉर्म है जो एफबीआर ने डिक्लेरेशन के लिए बनाया है। इसके अंदर इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों की डिक्लेरेशन आयरस के थ्रू होनी है। एक आपके पास यूजर बनेगा, पासवर्ड होगा अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है, अगर नहीं है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। इधर रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की हो सकती है, कंपनी और एओपी यानी पार्टनरशिप कंसर्न की नहीं होगी, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए कोई फर्दर लीगल पर्सन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए एफबीआर इसको डायरेक्टली इंटरटेन करता है। मगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे लिए पार्टनरशिप की वजह से होगी, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू होती है। जब तक आप पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे, उधर फॉर्म सी नहीं लेंगे, उतनी देर तक ये हमारे पास नहीं आएगा। चले इसका भी पासवर्ड नेक्स्ट क्लास में अवेलेबल कर लेंगे। यहां आपने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यहां आपने पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करना है। पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, सबके आईडी कार्ड लेंगे, मैनेजिंग पार्टनर बताएंगे, वो सारा एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म को फिल करके जब हम ये अदारा बनाएंगे तो मैनेजिंग पार्टनर को एक यूजर आईडी चला जाएगा। वो यूजर आईडी कहां इस्तेमाल होगा? फिर तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो आएगा वो आएगा लीव। लीव के अंदर आपको एसईसीपी से रेलेवेंट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रेलेवेंट चीजें आपको बताई जाएंगी। फिर क्वेश्चन वही है कि इसमें किस हद तक डेप्थ में जाया जाएगा। इसमें उस हद तक डेप्थ में जाया जाएगा जब एक न्यू आपका बिजनेस एंटिटी बन रही है तो हमने उसको कैसे बनानी है। एसईसीपी की सिर्फ 2 चीजों को हम देखेंगे, एक नई एंटिटी किस तरह बनती है, प्लस एनुअल फाइलिंग किस तरह होती है। उसके अलावा जो मर्जर है, जो एक्विजिशन है, वो चीजें हैं, वो इस क्लास का पार्ट नहीं होगी, ना ही वो चीजें इतना वक्त होगा कि हम इन चीजों को ले चलें। यानी इस कोर्स के अंदर हमारी जो इब्तिदा होगी वो हम ये डिसाइड सबसे पहले करेंगे कि आपके पास जो क्लाइंट आया है हम उसको क्या सजेस्ट करें। हम उसे ये कहें कि आप इंडिविजुअल बिजनेस करें, हम उसे ये कहें कि वो पार्टनरशिप में आए, या हम उसको ये कहें पानी नहीं पकड़े गया, या हम उसे ये कहें कि वो कंपनी बनाए। हमने इस चीज का डिसीजन करना है, उससे क्वेश्चनिंग करनी है, उसके साथ बैठना है और फिर ये डिसाइड करना है कि वो क्या चीज बनाएगा और क्या चीज नहीं करेगा। मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल के लिए हमें कोई सेपरेट पर्सन क्रिएट करने के लिए जरूरत नहीं है, आपका आईडी कार्ड ही इनफ होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। मगर अगर आप एओपी कहेंगे तो एओपी ये भी एक फिक्शन ऑफ लॉ है। जब तक आप पार्टनरशिप नहीं बनाएंगे उतनी देर तक एलटीएम जनरेट नहीं होगा, और पार्टनरशिप जनरेट करके हम उस रेलेवेंट कानून के अंदर एक पूरा एंटिटी बनेगी जिसके अंदर उसको एक नाम दिया जाएगा, उसके पार्टनर होंगे, और जो एक्टिंग फॉर ऑल, जो पार्टनरशिप का असूल है, जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है, आपने उसके मुताबिक हर पार्टनर सेल परचेज कर सकता है, वो सारी चीजों को आपको पता होगा। उसके बाद जो मैनेजिंग पार्टनर है वो फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल करेंगे। तीसरा जो हमारे पास होता है, जो सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट आता है कि हम कंपनी कुछ केसेस के अंदर रिकमेंड करेंगे। कंपनी को रिकमेंडेशन का जो सोल एक चीज है कि इसमें हमें फैसिलिटी मिलेगी, तो मैं एक ऐसे कानून की तरफ जाऊंगा जो मुझे बेहतर गाइड कर सके। अगर मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, मेरे टच में कोई राहत नहीं हो रही, तो मैं वो काम क्यों करूं जिसमें मेरे पे फर्दर रिस्ट्रिक्शंस लग जाए, लिमिटेशंस लग जाए। अगर मैं आपको इन सिंपल वर्ड में जो पहली क्लास के अंदर कहूं कि 2 आपके पास इंग्रेडिएंट है कि जो आपने मशवरा देना है
कि whether we should go for the company or the AOP or individual business. AOP और individual business दोनों की नेचर सेम है, कंपनी की नेचर डिफरेंट है। सर्विसेज इज दी बिजनेस, हाँ, मगर एक एंटिटी, वो सर्विस, कोई भी बिजनेस आपने किस एंटिटी में करना है। रेस्टोरेंट बिजनेस है, सर्विसेज है, कंपनी में करना है कि इंडिविजुअल करना है, एओपी में करना है। बात समझ रहे हैं? जिस तरह अब आपने कहा है ना कि सर्विसेज या इस तरह के बिजनेस डिफरेंट होते जाते हैं। अब यही जो मेरी एसेंस समझेंगे आप कि मैं सेल टैक्स पे आपको थोड़ा सा कह रहा हूं, रेस्टोरेंट बिजनेस सेल टैक्स के अंदर कहां रजिस्टर होगा। बात समझ रहे हैं? सेल टैक्स गुड्स पे होता है, इसका मतलब है सर्विसेज के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, टीआरए में। इसलिए सेल टैक्स एग्जॉस्टिव नहीं है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस मैटर करेगा। सर्विसेज हो गया, अब सर्विसेज में कौन सी सर्विस, अब टोल मैन्युफैक्चरिंग है, यानी आप माल देते हैं, वो अगला मैन्युफैक्चर करके, जिस तरह इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, मैंने उसको प्लास्टिक का दाना दिया, उसने एक कुर्सी बना के मुझे दे दी तो सर्विस, उसने तो रॉ मटेरियल नहीं दिया, मगर इसको फिर एफबीआर में ट्रीट किया जाता है, इसे एज अ गुड्स लिया जाता है क्योंकि एनर्जी यूज उसने की। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये तो आ गया मेटल्स बीच में आ गए, मटेरियल्स आ गए, लाइक सर्विसेज में ये चीजें भी आती हैं, जैसे डॉक्टर ने कंसल्टेशन दी है, वो तो है ही सर्विस ना, वकील ने कंसल्टेशन दी है, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही सर्विसेज ना। ये मतलब इसके लिए भी आपके पास अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको रेलेवेंट कानून ने बार नहीं किया कि आप लिमिटेड लायबिलिटी के साथ काम करें, तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करना चाहते हैं, आप उसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करना चाह रहे हैं, आप कंपनी में नहीं करना चाह रहे, आप पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं, या आप कहते हैं मैं वकील हूं तो मैं बताते खुद ही वकील हूं, मैं अपनी एक फर्म बना के अपना बिजनेस करके मैं उसमें काम करना चाह रहा हूं। इट्स ऑल अपॉन टू यू। मगर जब आप क्लाइंट ने आपके पास आना है तो आपने उसको कुछ ना कुछ बताना है कि वो ये बिजनेस इस एंटिटी में क्यों करे। देखिए, जब तक आप लेमैन है, आपके दिल की ख्वाहिश है, जैसे कोर्स में आए, मैंने पूछा क्यों कर रहा है, उनका दिल कर रहा है। क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आपको कहेगा मुझे रजिस्टर्ड करो, आप उसी वक्त लीप खोल के ये वाला उसे करना शुरू करेंगे। उसका क्वेश्चन होगा क्यों कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, उसने तो नहीं काम लीप में करो। बात समझ रहे हैं ना, उसने तो नहीं कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में करो। मेजॉरिटी में तो लोग अभी फंसे हैं, वो ये फंसे हैं कि नॉन फाइलर, एक्टिव फाइलर, ये लेट फाइलर, ये जो सब पड़ो इस तरीके से। बिल्कुल, मैं वो कह रहा हूं, जिस तरह मर्जी करके हमें निकाल के एक्टिव कर दो। बिल्कुल ठीक है। किसकी तरफ से क्वेश्चन है सर? जानवरों का कोई है, लाइफ स्टॉक है, तो लाइफ स्टॉक में अगेन क्वेश्चन ये है कि अगर आप इसको सेल टैक्स की मद में लें तो उधर एग्जाम्पशन है, मगर जब इनकम टैक्स में लेना है तो एग्जाम्पशन की हमने आपको पैट बता दी है कि ये चीजें हैं। और लाइफ स्टॉक एक प्रॉपर बिजनेस है और उसको हम टैक्स करते हैं मिलकर भी। आपके पास डेयरी जो नेस्ले की है, क्या टैक्स फ्री है? या बाकी जो डेयरीज है, जो बाकी चीज है, जहां भी आपकी इनकम जनरेट होगी तो वो टैक्स ओरिएंटेड होगी, अनलेस कि आप उसको प्लान इस तरह करें कि टैक्स रिलीफ ले सके, टैक्स हॉलीडेज ले सके, या फिर वो बिजनेस को मजीद बेहतर करने के लिए उसको एग्जम्पशन दी जाए या उसकी टैक्सेशन सूबों के पास जाए, तो फिर आपको इधर से रिलीफ होगा। एग्रीकल्चर है तो उसका ये मतलब नहीं वो इधर एग्जाम्प्ट है तो वो हर तरफ से एग्जाम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पंजाब का रेवेन्यू है, एक्ट है 2001, उधर टैक्स देते हैं, तहसीलदार का नोटिस इशू होता है, उसका पूरा कानून है, इधर एग्जाम्प्ट है वो। इसी तरह लाइफ स्टॉक तो इधर भी टैक्सेबल है क्योंकि वो उधर टैक्सेशन नहीं है। जिसकी पंजाब में टैक्सेशन हो जाएगी मगर वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स कैजुअल के आपके पास होगा, वहां आपके पास बताया गया है कि कहां लेजिस्लेशन किसने फेडरेशन ने करनी है और जहां फेडरेशन ने नहीं करनी वहां प्रोविंस ने करनी है। पहले जब भाई तो अभी लेटेस्ट लॉ की है, जब हमारे दौर में था
तो उस वक्त दो लिस्टें होती थी, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट। सूबों ने इधर करना, फेडरल ने इधर करना। अगर दोनों लिस्टों में कोई चीज नहीं है और उसको टैक्स जो पहले कर लेगा, और अगर जो पहले कर लेगा उसमें भी बाद में लिस्ट दूसरी में चला गया तो वो उसको रिवर्स करेगा। लीप का क्या है? लीप एससीसीपी का एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके अंदर आपने उसी तरह जिस तरह एफबीआर में चलते हैं उसी तरह आपने इसको लेके चलना है। जी सर, मुझे क्वेश्चन थे। इसमें आप ज़्यादातर जो रिलेटेड बात कर रहे हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी लर्निंग के हिसाब से एज अ जॉब होल्डर मुझे क्यूरी ये थी कि अगर मैं क्योंकि बेसिकली आईटी रिलेटेड कंपनी में काम करता हूँ, तो इससे टैक्स रिलेटेड मैटर्स में मुझे इस कोर्स में हेल्प मिल सकती है? सर हमारी क्लास में, फिजिकल क्लास में भी आईटी बंदे बैठे हैं, चीज़ें वो देख रहे हैं। आप उस आईटी में क्या कोशिश करना चाह रहे हैं? इधर हम आपको कोडिंग तो नहीं सिखाएंगे। नहीं, कोडिंग के वाले से देखें, मैं कोडिंग नहीं समझ रहा, मैं टैक्स के वाले से ही जानना चाह रहा हूँ, जैसे पीआरए, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, और इनकी कैटेगरीज के किस किस में फॉल करती हैं और कैसे कैसे इम्प्लीकेशन है इसकी, मतलब इम्प्लीमेंट होती हैं आईटी के मुतालिक के ओवरऑल तो हम बताएंगे, वो तो हम कह रहे हैं। आईटी में आप सवाल करेंगे तो वो भी करेंगे, ठीक है। इस क्लास में बीइंग अ प्रैक्टिकल क्लास जो आपकी मौजूदा इश्यूज है, यानी जिस तरह हम भाई भी बता रहे थे कि ये क्लास एक तो कनेक्टिविटी की क्लास है, दूसरा आपके जो मैटर्स है जिनको हमने सॉल्व करना है। जी दानियाल भाई एक मिनट, ये बस बात पूरी हो फिर इंशाल्लाह आपको मौका देते हैं। और उसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस हैं उसी से ही ये क्लास रूट होगी। बस इसके अंदर थोड़ा सा ये ख्याल ज़रूर रखिएगा कि रेलेवेंट टॉपिक को एक्सप्लोर करें आपके क्वेश्चन से, तो वो ज़्यादा एक अच्छा और डायरेक्शन ठीक रहेगी। अगर हम डायरेक्शन लेस होके पूरे सब्जेक्ट को बैक वक्त हर तरफ से पकड़ लेंगे तो फिर वो नतीजा सीधा नहीं रहेगा। तो क्योंकि इस कोर्स को मतलब मल्टीपल एरियाज के लोग मतलब इसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर ये मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये आपकी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जिस टॉपिक को, जिस रेलेवेंट बात हो रही है, तो वो आप मतलब उस ब्रैकेट को ओपन करें उस सेक्शन के लिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपको इंशाल्लाह हर लेक्चर, इवन बाज़ का कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो मैं रिक्वेस्ट आपको यही करूँगा कि कभी ये ना सोचिएगा कि अब आगे वाली क्लासेस तो वही होनी है, तो हमें शायद समझ ना हो, कोई 4-5 क्लासें इकट्ठी भी मिस हो जाए। आप आएँ क्लासों को, मैं इंशाल्लाह कोशिश यही रखूँगा कि सारी क्लासों के अंदर कोई पीछे से रिवीजन भी हो जाए, चीज़ें आपको याद भी रहें, क्योंकि मुझे इतना पता है कि इन क्लासेस में क्योंकि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होने की वजह से हम इस पे उतनी नहीं कोशिश करते जितनी इसकी ड्यू कोशिश है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि हम क्लासेस में चीज़ों को एवेल्यूएट करें और उसको फर्दर एक्सप्लेन करूं सबके लिए, ताकि उसकी ये क्लास में बैठने का अमल उसके लिए फ़ायदा मंद बने। और बिल्कुल कोशिश तो हमारी यही होगी कि हम मैक्सिमाइज करके आपको एक क्लास के अंदर एक एम्बेड को ही करें। यही क्लास का और मेंटोर का मकसद होगा कि उससे ना जाए। जी ठीक है। मिस का एक क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, मगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हमारे इनकम टैक्स के अंदर स्केड्यूल्स हैं, स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 1 के अंदर पूरे के पूरे रेट लिखे हुए हैं कि हमने किस किस रेट पे टैक्स करना, और स्केड्यूल 2 के अंदर आपको बताया जाएगा कौन कौन सी चीज़ एग्जम्प्ट है। आपका जो कानून है, जो बेसिक कानून है ना, अगर आप उसको मैं दिखाऊं तो आपने एफबीआर की वेबसाइट ओपन करनी है। आपके पास ये नीचे एक्ट्स ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं, इसके अंदर आपका जो मेजर सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये अमेंड हुआ है कब तक?
हाँ जी, अब आपको 10 तारीख को एक फाइनेंस एक्ट आ रहा है जो इसको मज़ीद चेंज करेगा। यानी अब इस क्लास के अंदर आपके पास लेटेस्ट नॉलेज होगा जो इस होगा। जिन्होंने पिछली क्लास पढ़ी थी उन्होंने टैक्स ईयर 2025 का पढ़ा हुआ था, आप कौन सा पढ़ेंगे? 26 का। ये इनकम टैक्स होगा। इनकम टैक्स के साथ ही आपका जो दूसरा बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो होगा सेल टैक्स एक्ट। इन दो बुक्स के गिर्द हम प्लस ये 3 आपके पास जो पोर्टल है और ये 2 बुक्स हैं। हाँ, ये 26 को क्लोज हो रहा है, फाइनेंस एक्ट 2026 आएगा और टैक्स ईयर 2027 आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। Yes, sir. Am I audible? बिल्कुल है, बिल्कुल है। Okay. So my question is, जो क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं, मतलब जो बाइनेंस वगैरह और दूसरे प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग वगैरह करके अर्निंग करते हैं, तो वो भी हम ये सेम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही अपना बताएंगे कि हमारे पास इतने एसेट्स हैं या इतनी वैल्यू की अमाउंट हमारे पास पड़ी हुई है। हाँ, अब इसके अंदर थोड़ी सी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखें, टैक्सेशन के अंदर लीगैलिटी और इलीगैलिटी का क्वेश्चन नहीं है। अगर आप ये कहें कि ये पैसे मैंने रिश्वत लेके कमाए हैं तो टैक्स वाले कहेंगे टैक्स दे दो यार। हमें इससे गरज नहीं है कि आपकी लीगैलिटी है कि नहीं है, मगर इसके बिसाइड कुछ कानून इस तरह के हैं जो इस लीगैलिटी को देखने के लिए हैं, जिनको कहते हैं FIA या इस तरह के जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन हैं, ये उससे रेलेवेंट करते हैं। हम ड्यूरिंग द टैक्सेशन जो भी आपकी इनकम आई है हम उसको ट्रीट करेंगे कि आपने फॉरेन इनकम कमाई है तो उस फॉरेन इनकम में हम देखेंगे कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है कि नहीं है, हम उसके मुताबिक चीज़ों को देखेंगे। मगर इसके बरक्स जो आपको साइड बाय साइड बता रहे हैं कि आपका एकदम बैंक अकाउंट बंद हो गया है या वो चीज़ हो गया है, तो वो FBR का एम्बेड नहीं है, वो उसकी चीज़ें नहीं है, बल्कि वो FIA का है। और इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा कि अपने बिजनेस के लिए भी या दूसरे के लिए भी, कि बिजनेस वो उस चीज़ को चूज़ करें जो कंटिन्यूटी के साथ चल सके। क्योंकि अभी क्रिप्टो को पाकिस्तान में लीगलाइज नहीं किया गया, चीज़ों को नहीं किया गया, और इसकी वजह से अक्सर बैंक अकाउंट बंद है और चीज़ें बंद है। अगर तो ये बाहर ही रखा हुआ है तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप बाहर के अकाउंट में रखा हुआ है, इधर की अभी कोऑर्डिनेशन जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज है वो इतनी एफिशिएंट नहीं हुई कि वो बाहर में या पनामा लीक्स में आपका नाम आ जाए, इस तरह का चांस बड़े कम है। हाँ, तो इसलिए इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि हमने अगर रिसीट बाहर से कमाई है तो उसकी नेचर जो है वो 2 तरह की होती है। या तो हमने गुड्स की शक्ल में कमाई है जिसे हम एक्सपोर्ट्स कहते हैं, या फिर हमने सर्विसेज की शक्ल में कमाई है। हम इसी 2 टैक्सेशन को ही आगे लेके चलते हैं। वो अब आपने क्रिप्टो में हमने जब सोचना होता है या आपने उसको कैम्यूफ्लेज करना है कि हम इसको अब किस तरह अपनी टैक्सेशन सिस्टम में लेके आए, तो आपके पास 2 चीज़ें ये प्लस तीसरी है फॉरेन रेमिटेंस। इन 3 चीज़ों की बेस पे आपने टैक्सेशन को देखना है। फॉरेन रेमिटेंस का कानून ये कहता है कि आप 50 लाख तक की रकम पाकिस्तान में एक टैक्स ईयर के अंदर ले आए, हम उसके मुतालिक आपसे पूछेंगे नहीं। यानी आपका बाइनांस अकाउंट उधर 50 लाख तक उसने पाकिस्तान के अकाउंट में भेजा है और हम उसको फॉरेन रेमिटेंस ट्रीट करके चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। मगर अगेन क्वेश्चन ये है, इससे कभी ये इन्फर ना कीजिएगा कि वो फॉरेन रेमिटेंस आपके लिए FIA के लिए भी शील्ड का काम करेंगी। वो कवर उधर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो इलीगल मनी के तौर पे ट्रीट होगा और उसकी अलहदा सी इम्प्लीकेशन आपको फेस करनी पड़ सकती है। मगर आपने कोई भी अगर इनकम है उसको 2 हिस्सों में रखना है, गुड्स या सर्विसेज। ऑलराइट, थैंक यू सर। आने के भी बैंक मैंने देखे हैं बंद हुए। वो क्वेश्चन मेरे ख्याल से जो मेरे पास एक रीसेंट एक भाई मुझे अपडेट कर रहे थे, क्योंकि मेरी उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो वो बता रहे थे कि थोड़े से नॉमिनल सी मनी आई थी उसे बाइनांस से। तो
जी, भाई ने एक और तरफ भी इशारा करवाया है कि कुछ ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं जिसके अंदर आपने इधर से पैसे देने होते हैं, बाहर पिक कर लेने होते हैं, या बाहर से पैसे आपने डॉलर या यूरो या जो भी दे दिए हैं और इधर पिक कर लेने हैं। इन दोनों केसेस के अंदर भी क्योंकि इनकम आपकी इलीगल है तो आपने उसको कवर देना है कि आपने कौन सा बिजनेस करना है। ये जो क्रिएटिव सोच है ये आपने खुद डेवलप करनी है गाइडेंस से, बाकी आपने इन चीज़ों को खुद लेके चलना है। मेरी तरफ से आपको इसके मुतालिक गाइडेंस होगी कि आपने जो भी करना है उसको लीगलाइज करना है, और यही काम कंसल्टेंट का है या यही एडवाइजरी का काम है, अदरवाइज तो वो चीज़ नहीं होगी। बड़ी प्यारी बात की, अभी तो मैंने गाइड भी नहीं किया आपको। जी, एक बंदा अगर 5 मिलियन तक अमाउंट डेबिट करवा सकता है, फॉर इंस्टेंस अगर एक घर में 5 लोग हैं तो सालाना 5 कर बिल्कुल कर सकते, और एफआईआर नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। सर एक रिक्वेस्ट है, जो भी आपको क्वेश्चन हो रहा है वो काइंडली आप एक बार ना रिपीट करें कि ये क्वेश्चन किया गया है। ओके ओके, भाई की तरफ से क्वेश्चन ये था, क्या 50 लाख एक इंडिविजुअल के लिए है कि एक फैमिली के लिए है? एनटीएन की बात किया जाए तो जितने एनटीएन हो गए उनके लिए है, 10 एनटीएन है तो 10 के लिए है। जी, मैसेज आप एक भाई ने भेजा है कि ए लेवल्स अभी की है, एसीसीए प्लान करना चाह रहे हैं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल कोर्स है, एक्सपीरियंस लेवल का है। अगर आप इसको एसीसीए के मुतबादल या उस चीज़ के मुतबादल समझ रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता अगर आप इस कोर्स के बाद फील्ड में आना चाह रहे हैं तो फिर ऑब्वियस इस चीज़ को मैं सजेस्ट कर दूंगा, मगर ये एसीसीए या उसका मुतबादल नहीं है, और वो वैसे भी यूके के कवानीन को देखते हैं, वो करते हैं। अगर आप साइड बाय साइड 2 डिग्रियां यानी वो एज आ कोर्स भी जारी रखें और साथ प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि ये आपका जो टाइम गुजरेगा 3 साल, आई थिंक सो मिनिमम 18 माह का कोर्स है वो एसीसीए, तो इसमें आपके पास ये 18 माह भी एक्सपीरियंस ही वर्क लेवल का हो जाएगा। मगर इसके लिए फिर आपको मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी कि एसीसीए बजाते खुद एक इंडिपेंडेंट कोर्स है और उसके साथ आप दूसरा कोर्स भी कर रहे हैं। जी, एक बंदा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करवा रहा है तो उसके ऊपर कब फर्ज होगा कि वो स्टेट टैक्स रिटर्न सबमिट करवाए? मिस इनकम टैक्स करवा रहा है तो उसके लिए उसको 114 कहता है कि हमने एक लिस्ट प्रोवाइड की है, आप उसकी बेस पे रजिस्टर्ड हो। सेल टैक्स के लिए टैक्सेबल एक्टिविटी करना ज़रूरी है। आप ऐसी एक्टिविटी कर रही हैं जो सेल टैक्स में लिखा है कि इस पे 18% या जो रिड्यूस रेट है वो लगेगा। अगर वो एक्टिविटी आप कर रही हैं, जैसे आप कॉस्मेटिक्स को बेच रही हैं, तो आपने टैक्सेबल एक्टिविटी कर रही हैं, तो उधर आपने जाके देखना है कि आप कॉटेज इंडस्ट्री में तो नहीं कर रही। फिर आपके पास नैरो लिस्ट रह जाएगी कि मैं इसको में से सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन में किस तरह निकल सकता हूँ। अगर आप निकलना चाहिए और अगर आप बेनिफिट लेना चाहें कि मैं इनपुट अरेंज कर सकती हूँ, मुझे टैक्स की वैसे ही कम है कि मेरी बिजली इतनी इस्तेमाल हो रही है उस पर मेरा टैक्स है, वो तो बचे फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, तो वो फिर हमारी टैक्स प्लानिंग होगी। नहीं, इसके अंदर जो अब उन्होंने पहले अमाउंट का है था, अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सेल टैक्स को बिल्कुल ही फ्री कर दिया है ताकि ये अमाउंट वाली प्लानिंग ना हो सके। एओपी से होता है पार्टनरशिप या एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एलएलपी उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी उसमें आप इसका दूसरी तरह अगर आप क्वेश्चन कर ले तो कुछ ऐसी बिजनेसेस हैं जिसमें आप लिमिटेड लायबिलिटी के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी जो होती है वो प्राइवेट लिमिटेड होती है, उससे लिमिटेशन टूवर्ड दी शेयर कैपिटल होता है। मगर ये बिजनेस बार किए जाते हैं जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस है, एडवोकेसी बिजनेस है, इनको आप लिमिटेड लायबिलिटी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ओपिनियन एक वो मैटर करती है और इसमें बार होता है। इसको सर्विसेज तो और भी सर्विसेज है ना, रेस्टोरेंट की भी है, डॉक्टर भी है, और भी है। सर्विसेज होने में कोई इशू नहीं। भाई का क्वेश्चन ये है कि कुछ ऐसे बिजनेस है जो लिमिटेड लायबिलिटी के साथ नहीं किए जा सकते, उसके लिए आपको जो एससीसीपी के अंदर मिल जाएगा एलएलपी का ऑप्शन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसके साथ उन्होंने चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी कानून ने कह दी है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस ने है कि आपने नहीं करना,
तो ऑब्वियस बात है फिर आपने पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करवानी है AOP, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के थ्रू। सर जो लाइव स्टॉक का बिजनेस होता है वो सेल्स टैक्स भी देता है और इनकम टैक्स भी देता है? नहीं, सेल टैक्स नहीं देता, इनकम टैक्स देता। लाइव स्टॉक के अंदर दो बिजनेसेस होते हैं, एक आपका मिल्किंग का बिजनेस होता है, एक आपका जानवरों की सेल परचेज का होता है। जो मिल्क का बिजनेस है उधर दो आपके पास होते हैं, या तो वो कॉर्पोरेट को आप सप्लाई कर रहे हैं, फिर 10 कॉर्पोरेट डेयरी फार्म्स है तो 10%, या फिर आपके दूसरा एक और ऑप्शन भी है कि जहां आपको टैक्स लगेगा। यानी आपने अगर कंपनी बना ली है और उधर आप अपना डेयरी का बिजनेस कर रहे हैं, मिल्किंग का बिजनेस कर रहे हैं, तो उस पर टैक्स लग जाएगा। फॉर्मली इंशाल्लाह मेरे ख्याल से मैनेजमेंट से पूछ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह उस चीज़ को इब्तदास करते हैं। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि हम पिछले भी डेमो हो गया था माशाल्लाह 2-2.5 घंटे चला। फिर डेमो ही हो गया। अब नहीं, हम चाह रहे हैं बेसिकली मैं समझ गया हूँ आप चाह रहे हैं। माइंड्स यहाँ पे जो बैठे हैं वो ये चाह रहे हैं कि आप स्टार्ट करें, रेस पकड़ें और साथ में ना फिर हम भी आपके साथ जुड़ के तो फिर उन चीज़ों को प्रैक्टिकली जो होता है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस तो आते ही रहेंगे सर आपकी जो ये बात है, इन क्वेश्चन से ही आपके सोल्यूशन और आपकी ना ये स्टडी। लेकिन अगर हम चलेंगे तो हाँ, ये हम चले हैं फिर दौड़ लगा के फिर इधर पहुंचे तो फिर इधर डैम सर ये हम चले हैं। आज आपने जो चीज़ सीखी है एक इब्तदा से, वो ये सीखी है कि कौन कौन सा पोर्टल कहाँ कहाँ है। जी सर, वाह ये डेमो में नहीं था ना, ये आगे आया। यानी इसका मतलब है कि हम चल रहे हैं और पता नहीं लग रहा। मेरी भी कोशिश ये होगी कि हम चलें और हमें थकावट ना हो, अदरवाइज तो फिर क्लास में थकावट होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर तो हम यूनिवर्सिटी में भी यही पढ़ के आए हैं। उधर भी बड़ी मुश्किल होती थी क्लास में बैठना, कहाँ बैठा जाता है, और ये तो वॉलंटरी क्लास है। फोकस ये होता है कि आपके क्वेश्चंस को सुने, उसको एक तरतीब से दें और उससे कोर्स की आउटलाइंस को मुकम्मल करवाऊँ और चीज़ों को हम आगे लेके आएँ। मगर इंशाल्लाह कल से जो आप कह रहे हैं कि पूरी क्लास खामोशी से सुने और आप कोई आधा घंटा बोले, हम वो सुने कल करते हैं। बिल्कुल ठीक जी। अभी तो कंसर्न है ना लोगों के, इस वक्त कंसर्न है कि ये क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप जो ही क्लास को फॉर्मली स्टार्ट कर देंगे तो वो हर एक के आंसर भी मिलेंगे और हम इजीली अपना टारगेट पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 1 महीना तो हमारा ऑलमोस्ट ईद के चक्कर में भी और फिर सारा बिल्कुल। मगर अभी इंशाल्लाह बजट आ ले तो आपको उसके अंदर भी ऐड हम अपने लेक्चर में भी कर लेंगे। यानी अगर वो आप ये ना समझे कि ज़ाया गया है, सो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है बजट के साथ कोइंसाइड हो रहा है, कि बजाय कि हम थोड़ा सा आउटडेटेड पर 10 तारीख को तो आ जाना, ये कल की क्लास ही आई थिंक सो, इसके बाद तो फिर आ जाना जी। बजट आता है आपका बजट में टैक्सेशन लॉज से हुकूमत कंसल्ट करती है कि किस तरह पॉलिसी को बेहतर IMF को टोटली कर दो जिस तरह वहाँ से लास्ट बजट में मैं फाइनेंस कमेटी में उधर बैठा हुआ था, तो ये नहीं कि कंसर्न नहीं करती, सबसे पूछा भी जाता है। और इवन मैं ज़रा उस PTI को सपोर्ट कर रहा था, यानी उधर बैठा हुआ था, तो उनकी प्रॉपर जितनी भी रिजर्वेशंस थी उन्होंने इंक्लूड भी की थी, बजट का पार्ट भी बनाई थी और चीज़ें को अपडेट भी किया था। मगर अब क्वेश्चन ये हैं कि आप इतने प्रोमिनेंट हों कि आपसे पूछा जाए। अगर आपसे पूछा जाए तो वो उसी सूरत में है, अनलेस दूसरा भी एक होता है कि हर अदारे के अंडर वो पूछा जाता है। जैसे मैं आज के लेक्चर के बाद आपको प्रपोजल्स भेज दूंगा, जहाँ हमारे ICAP ने भेजी हुई हैं प्रपोजल्स कि ये करें, गुजरांवाला टैक्स बार ने भेजी हैं, बाकी ने भेजी है, उस चीज़ को वो सोचते हैं, करते हैं, उसके बाद करते हैं। और फिर जिस तरह हम भेजते हैं इसी तरह की प्रपोज़ल IMF भेजता है, जो मैंने उधर जाके प्रैक्टिकली चीज़ों को देखा था कि वहाँ IMF की भी इसी तरह प्रपोजल्स आती हैं और उन प्रपोजल्स को इंक्लूड करने की वो कोशिश करते हैं। कुछ हार्श होते हैं, फिर उन पे बहस होती है फाइनेंस कमेटी के अंदर, एक एक प्रीवियन बाय प्रीवियन, उसके अंदर अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं कि ये इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएंगी कि नीचे लेके जाएंगी, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होती है। इनिशियली जो सोलर प्लेटें थी उस पर 18 का प्रपोज किया था, बहस होने के बाद वो 10 पे आ गई। इस तरह की चीज़ें वो होती रहती हैं, कुछ इम्पैक्ट्स बल्कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स आ जाते हैं।
है कि बार एसोसिएशन की इतनी पावर है कि उनको टैक्स नोट मिल गया है कि ये तनख्वाहदार तबके को बहुत टैक्स लग रहा है, ये कारोबार करते हैं पूरा टैक्स। सर जो मैंने प्रैक्टिकली चीज़ों को देखा है तो इस चीज़ को बार बार कर रहे हैं, मगर बजट भी तो पूरा करना है, 1600 अरब रुपया भी तो पूरा करना है। एक इम्प्लीकेशन को, एक चीज़ को रिलीफ देने के चक्कर में पूरी का पूरा बजट तो आउट नहीं कर सकते, मुल्क तो चलाना है। अब सवाल ये है कि एवेन्यू क्रिएट करना है, ये इस बार भी जो मैं सजेस्ट कर रहा था। जी जी जी, ऑनलाइन कोई पूछना चाह रहा था। सर, एम आई ऑडिबल? जी जी ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, पूछें पूछें। आई थिंक देयर इज अनदर पर्सन एज वेल हु इज विलिंग टू आस्क अ क्वेश्चन, तो हम बारी बारी पूछ सकते हैं? पूछे पूछे, जैसे करना है पूछ। ओके सर, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिनेरियो था कि एक सर्विस सेक्टर है। अब ऑब्वियसली बीइंग अ सर्विस सेक्टर, आपने पीआरए के साथ रजिस्टर्ड होना, आपको होना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अब वो सर्विस सेक्टर फॉर एग्जांपल एक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के साथ साथ अब वो सॉफ्टवेयर्स भी सेल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए, जैसे एआईएमएस या फिर ईआरपी। तो अब जब इन्होंने कंपनी एज ए कंपनी इसको रजिस्टर करवाया एससीसीपी में, तो इन्होंने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस या प्रिंसिपल लाइन ऑफ एक्टिविटी में उसको एडवर्टाइजमेंट दिखा दिया। अब आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट पे जब आप पीआरए में रजिस्टर्ड हैं तो उस पे सेल्स टैक्स 16% ही लगता है अगर आप पंजाब से हैं, क्योंकि उस पे आपको रिड्यूस रेट नहीं मिलता। लेकिन अब ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर भी तो सेल आउट कर रहे हैं ना। तो अगर हम उसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ एक्टिविटी चेंज करते हैं आईटी एंड टेक बेस्ड सर्विसेज या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो फिर आपको पता है कि उसमें पीआरए में आपको रिड्यूस रेट मिलता है जो कि अराउंड 5% होता है। तो इज इट पॉसिबल? जी, असल तौर पे पीआरए के अंदर आप 2 रेट भी लेके आ सकती हैं, मगर उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है। एफबीआर के सर, आई एम अंदर सॉरी, आई एम आपको इंटरप्टिंग यू आउट, बट आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। कैन यू प्लीज स्पीक लाउडर? जी, मैं कह रहा हूँ सेल टैक्स के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप एक पूरी वास्ट चीज़ के अंदर से अपनी टैक्सेबल सप्लाई को तहरीर कर सके, डिक्लेयर कर सकते, मगर पीआरए के अंदर आपने जो डिक्लेयर करना है वो सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल है। आपने आज बिजनेस कह रहे हैं कि मैंने सॉफ्टवेयर भी बेचना है, तो जाके उधर आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मैं ये फलां एचएस कोड की भी सेल करना चाहती हूँ, और उस सेल की बेस पे आपको ऐड ऑन हो जाएगा। फिर आपके पास 2 सप्लाई की एक्टिविटी हो जाएगी, एक एडवर्टाइजमेंट में उसका रेट अलहदा होगा और दूसरे का अलहदा होगा। पीआरए में थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि उसकी हर सप्लाई में आपको अलहदा अप्रूवल लेनी पड़ती है। इसका मतलब कि अगर मैं कोई भी सॉफ्टवेयर सेल आउट कर रही हूँ तो उसकी इनवॉइस पर मैं 16% सेल्स टैक्स ही अप्लाई करूंगी, और अगर मैं कोई भी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस दे रही हूँ तो उस पर वही 16% जो मेरा सेल्स टैक्स बनता है वो बिल्कुल लगेगा। है, मगर तो आपको मतलब तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी पीआरए में से। पीआरए से। और तो फिर एससीसीपी में प्रिंसिपल लाइन ऑफ एक्टिविटी चेंज करने की जरूरत है कि नहीं? वो तो लाजमी करनी चाहिए। एक आपकी कंपनी का मेमोरेंडम है कि आप कह रही हैं कि मेरी कंपनी ये बिजनेस करेगी, और आपने वो लिखा नहीं था, उधर भी चेंज ऑफ मेमोरेंडम आपको करना चाहिए अमूमी तौर पे, मगर उसका तल्लुक पीआरए से नहीं होगा। पीआरए इतना गौर नहीं करते कि इनके पास ये बिजनेस का एम्बिट ही नहीं था जो ये बिजनेस करना चाह रहे हैं। ओके। असूली एंड सर, तौर पे करनी चाहिए। देयर इज वन थिंग मोर कि देखिए, अगर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, अगर मेरी एक इनवॉइस ही 25-20 हजार की है, मुझे क्लाइंट पे इतना कर रहा है, तो उस पर 16% तो ऑब्वियसली वो क्लाइंट ने बेयर करना होता है। विद होल्डिंग उस अमाउंट में से डिडक्ट होता है जो कि मेरी जिम्मेदारी होती है, लेकिन मेरे बिहाफ पे सबमिट मेरा क्लाइंट करवाएगा। तो अगर क्लाइंट अग्री ही ना करे कि वो 16% मुझे पे नहीं करना, तो अब मेरे पास एक अमाउंट रिटेनर की वो आई ही 20-25 हजार रही है, तो उसमें मैं 16% भी पे करूँ, फिर मैं विद होल्डिंग भी डिडक्ट करवाऊँ, तो फिर मेरे पास बचेगा क्या? तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई लिमिटेशन है कि अगर आपका रेवेन्यू इतना हो तो फिर आप इसमें सेल्स टैक्स मंथली फाइल करवाएं, अदरवाइज ना करवाएं? इसका क्वेश्चन ये है कि एक टैक्सेशन का इम्पैक्ट है इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में मैं जिस बंदे पे टैक्सेशन आई है उसे कलेक्ट ही नहीं कर सकती। यानी पेप्सी की बोतल है तो उस पर जो टैक्स आता है वो डायरेक्ट उधर जमा होता है, वो कीमत के अंदर ऐड होता है, मगर अब कीमत क्योंकि
डिस्ट्रीब्यूटर से उधर मैन्युफैक्चर से आ गई है, इख्तियार किसी का नहीं, वो कलेक्ट हो जाता है। मगर जो रेट मैं लगा रही हूँ उस पर 16% मैं लगा नहीं पा रही कि ये मेरी सर्विस 25,000 है, ऊपर वाला 16 वो कहते हैं ये तो डिस्काउंट करो ना, चीज़ें तो करो। तो मिस ये क्वेश्चन ये है कि आपकी इकोनॉमी को मिच्योर होने में टाइम लगता है, चीज़ें करने के करता है, उसकी कॉस्ट बाज़ात सर्विस प्रोवाइडर को ही भी करनी पड़ती है। ये एक इमेच्योर इकोनॉमी के कुछ हर्डल्स हैं जिसकी इम्प्लीकेशन आप पे आ रही हैं, मगर इन एनी केस जो आपके बैंक में आया है डेट इज सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। उन्होंने अगर आप ये नहीं डिक्लेयर करेंगे तो वो अज्यूम कर लेंगे ये इंक्लूसिव ऑफ PRA टैक्स है और उतना आपसे टैक्स चार्ज कर लेंगे ऑडिट खुलने के केस में। हाँ अलबत्ता आपने वो कंसील फिलहाल कर लिया है और अज्यूम कर रही हैं कि ये नहीं खुलेगा और वो वाकई नहीं खुला तो वो आपकी किस्मत है, और अगर खुल गया तो उतनी कोई इम्प्लीकेशन आ जाएगी। इसलिए अगर अमाउंट नॉमिनल है तो रिस्क लेने में हर्ज नहीं। ये तो अब फिर अगेन एडवाइजरी पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि आप अमाउंट थोड़ी है, रिस्क ले लें कि ना लें, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, मगर इस पे इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, महमूद दिस साइड सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर। नॉर्मली सर हम अगर कोई क्लास लेते हैं या कोई भी हमारी ऑनलाइन हो या इन पर्सन क्लास हो सर, तो क्लास के स्टार्ट में वी गेट दैट दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आज हमने पढ़ने हैं, दिस वुड बी द सीक्वेंस ऑफ द क्लास। कोई उसमें ये होता है कि वी आर मेंटली वी हैव अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू लुक टू कि चलें दिस वुड बी द ट्रेन ऑफ थॉट, हम ये स्टेपिंग स्टोन्स टच करते हुए, एंड दैट वुड बी द फाइनल आउटकम ऑफ द क्लास। एट दिस मोमेंट सर मुझे जो फीलिंग आ रही है कि वी आर इंटरेक्टिंग और मुझे कोई और बहुत वेरीड बैकग्राउंड से, बहुत वेरीड आई वुड से अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेशन के, बिकॉज इट्स माय फर्स्ट टाइम टू जस्ट इवन लॉग इन टू द IRIS। और जिस तरीके से मेरे से पहले जो क्लास मेरे जो कोलीग हैं उन्होंने जो क्वेश्चन किया है वो एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन का है और एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का है जो शायद आपको और उनको समझ आ रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है सर कि अगर कोई हम इसकी सीक्वेंस कोई आउटलाइन हो क्लास का, एंड देन वी फॉलो दैट सीक्वेंस एंड आउटलाइन, इंस्टेड के हमें बहुत रैंडम फील्ड से सर रैंडम क्वेश्चंस करते रहें, एट द एंड ऑफ द क्लास इफ आई वांट टू लुक बैक कि आज मैंने क्या सीखा है। महमूद भाई यही अभी एक भाई ने क्लास में फिजिकल क्लास में भी क्वेश्चन किया है कि हम क्लास स्टार्ट कर दी है कि अभी हम डेमो है, चीज़ें चल रही हैं, तो मैंने उन्हें भी यही कहा था इंशाल्लाह कल की क्लास से हम स्टार्टअप करेंगे और जो भी चीज़ पढ़ाएंगे वो एक सीक्वेंस से चलेगी और उस चीज़ को ही आगे लेके चलेंगे। यानी मेजर मेरा जो एम्फिसाइज होगा वो आप लोग होंगे। ये जो थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं या चीज़ें हैं, ये आपके एक डेटाबेस बन रहा है, बैंक बेस बन रहा है कि ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये कल को जब आप सुनेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें होंगी। मैंने जो क्लास फोकस लेके चलनी है वो आप लोग हैं जिन्होंने अभी तक IRIS नहीं देखा, चीज़ें नहीं देखी, उन चीज़ों को किस तरह शुरू से लेके आखिर तक आपने फाइलिंग करनी है, उन चीज़ों को ही जस्ट वन स्मॉल लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट सर फॉर फ्यूचर मेरी सजेशन है कि जस्ट टू forego the conflict of two people talking at the same time, if we follow the sequence in which we raised our hands, so because I was first in line, so I was expecting that probably I would be talking, so just for future ये अगर हम करें तो there would be less। महमूद भाई ठीक हो गया, नोटेड। मैं ये चीजें सारी मैनेज हो जाएंगी, डोंट वरी एट ऑल। और ये मैं जो चाहे हमारे साथ ऑनलाइन में भी ऑफ कोर्स आवाज जा रही है और जो फिजिकल बैठे हैं वो भी मेरी बात सुन रहे होंगे। हमारा बेसिकली ये आगे जाके सिस्टमेटिक मैनर के अंदर ही चलना है। हम कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ेंगे, ठीक है, आउटलाइन में से, और उसको हम कंप्रिहेंसिवली डिस्कस कर रहे होंगे। हाँ, एक चीज होती है कि जो पहली 2 क्लासेस होती हैं यहाँ पे हम एक तरह से जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उनको भी इंटरटेन कर रहे होते हैं, क्योंकि ये आप लोगों का थ्रस्ट होता है, आप लोगों के लर्निंग ऑब्जेक्टिव पर्सनल भी कुछ होते हैं, ठीक है, उनको जस्ट क्लैरिटी देने के लिए कि ये चीजें हमने करनी है, ठीक है। आगे जाके ऑफ कोर्स हम टॉपिक के मुताबिक ही चलेंगे और ये चीजें आप इंशाल्लाह ऑब्जर्व भी करेंगे। महमूद भाई असल तौर पे पहली 2 क्लासेस मेरे ख्याल से मेंटोर की इवैल्यूएशन होती है, उसके बाद तो चीज़ें लेके चली जाती है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को ब्लॉक नहीं किया जा सकता ना। इसीलिए जो पहली 2 क्लासेस हैं क्वेश्चंस ले रहे हैं कि उनको वो फ़ायदा मंद है कि नहीं, मुतमईन हो रहे हैं कि नहीं, उसके बाद चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। कि जो कंज्यूमर आइटम पे टैक्स लगता है
वो मेरा इनडायरेक्ट टैक्स है कि नहीं। सर जो भी चीज़ आपने परचेजिंग पे की है, यानी देखें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डिस्टिंक्ट करने का एक ही तरीका है, जहाँ इनकम कंप्यूटेशन होगी वहाँ डायरेक्ट लगेगा। जहाँ आपसे पूछा ही नहीं जा रहा कि भैया इनकम कितनी है, जो चीज़ परचेज कर रहे हो ये इनकम के अंदर आती है कि नहीं आती। एक बंदे की सरकारी मुलाजम की 75,000 तनख्वाह है और वो 1.5 लाख का सोफ़ा लेके जा रहा है, तो वो उस पर इनकम टैक्स तो नहीं लग रहा ना, क्योंकि इनकम टैक्स तो उसे कितने पे लगना था। जो सोफ़ा 1.5 लाख का लेके जा रहा है वो कौन सा है, सेल टैक्स, और वो एक प्राइस इंक्रीज आई है। अब इनकम टैक्स कैसे लगेगा, जब ये इंफॉर्मेशन कोट होगी एफबीआर को और एफबीआर पूछेगा 75,000 में 1.5 लाख का सोफा कैसे परचेज कर लिया, फिर वो कहेगा इसका मतलब है बाकी जो मनी आई है उसको आप फर्दर टैक्स दे दें। हम आपसे फिर भी नहीं ये कहेंगे कि यार इस बात पे ये बनता है वो बनता है, हम कहेंगे यार टैक्स दे दो इस पे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, कन्फ्लिक्ट फ्री। कोई चीज़ पकड़ी गई तो क्या कहेंगे, टैक्स दे, बस। मगर टैक्स की अमाउंट इतनी भारी है 45% कि वो उसके इधर से ही बस हो जाती है, कह रहे यार मगर ये भी तो पॉजिटिव चीज़ सोचो, 65% तो मिल गया, मगर सोचते नहीं ना, जो बचे ये कुछ बचा ही है ना, 55% बाकी रहेगी। हाँ 55 सॉरी जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर कोशिश यही करेंगे कि जो भी क्लास ख़त्म होगी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बता के जाएंगे क्या होगा, ग्रुप के अंदर भी चीज़ें शो कर देंगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर रजिस्ट्रेशन से रेलेवेंट चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरह रजिस्टर्ड होंगी। चले, बहुत शुक्रिया सुनने का, बाकी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।